हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी विद स्मिता में पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत के अंतर्गत प्रसिद्ध कवि, नाटककार तथा आलोचक थॉमस स्टर्न्स इलियट के बारे में जानेंगे, उनके विचारों से परिचित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। टी.एस. इलियट का जन्म 26 सितंबर 1888 ईस्वी को सेंट लुई, अमेरिका के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से 1910 ईस्वी में एमए किया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अतिरिक्त उन्होंने ऑक्सफोर्ड, सॉर्बन, फिलिप्स के विश्वविद्यालयों में भी कुछ समय अध्ययन किया था। 1915 ईस्वी में इलियट लंदन पहुंचे और वहीं बस गए। सन 1922 में उन्होंने त्रैमासिक पत्रिका क्राइटेरियन की स्थापना की और उसका संपादन किया। इलियट के साहित्यिक यश विस्तार में इस पत्रिका की भूमिका अविस्मरणीय थी। उन्हें 1948 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। उनकी मृत्यु 4 जनवरी 1965 ईस्वी को हुई। जीवन के अंतिम क्षण तक इलियट साहित्य सृजन का कार्य करते रहे। इलियट की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, जिसमें साहित्य की आधारभूत एवं मौलिक समस्याओं पर प्रभावी ढंग से विचार किया गया है। इलियट के व्याख्यानों, निबंधों एवं लेखों में उनके समीक्षा संबंधी विचार बिखरे पड़े हैं, जिनका संकलन निम्न नामों से किया गया है: द सेक्रेड वुड, होमेज टू जॉन ड्राइडन, एलिजाबेथन एसेज, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, सेलेक्टेड एसेज, एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न इत्यादि। समीक्षा के क्षेत्र में इलियट के विचारों ने एक क्रांति उत्पन्न कर दी और उनके विचारों ने पाश्चात्य समीक्षा को झकझोर कर रख दिया। 20वीं शताब्दी की अंग्रेजी कविता की तरह अंग्रेजी आलोचना में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाने का श्रेय इलियट को ही दिया जाता है। 2 विश्व युद्धों के बीच सृजन कर्म में सक्रिय इलियट के विचारों में परंपरा और आधुनिकता का सुंदर मेल है। उन्होंने अपनी आलोचना को काव्य कर्मशाला, पोएट्री वर्कशॉप का उपजात बाय प्रोडक्ट माना है। इलियट के अनुसार एक अच्छा सर्जक ही अच्छा आलोचक हो सकता है। इलियट के काव्य चिंतन पर विचार करने वाले अधिकांश आलोचकों का कहना है कि एक अर्थ में तो इलियट के विचार सही हैं, किंतु इसे नियम के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक अच्छा रचनाकार एक अच्छा आलोचक भी हो, जरूरी नहीं है। इलियट ने समीक्षा के क्षेत्र में अनेक सिद्धांतों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। यहाँ पर हम उनके 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे: निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ सहसंबंध समीकरण का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा या फिर सिद्धांत। इलियट की निर्व्यक्तिकता से संबंधित धारणा भारतीय काव्यशास्त्र में रस सिद्धांत के अंतर्गत मिलने वाली सृजन प्रक्रिया के अंतर्गत साधारणीकरण के बहुत नजदीक है, किंतु इलियट के निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत को साधारणीकरण का पर्याय नहीं माना जा सकता है, क्योंकि भारतीय दर्शन की लंबी चिंतन परंपरा का प्रतिफल है साधारणीकरण सिद्धांत, जिसकी तुलना में निर्व्यक्तिकता सिद्धांत काफी हल्की जान पड़ती है। कवि अपनी तीव्र संवेदना एवं ग्रहण क्षमता से अन्य लोगों की अनुभूतियों को इस प्रकार ग्रहण करता है कि वे अनुभूतियां उसकी निजी अनुभूतियां प्रतीत होती है, और इन अनुभूतियों को वह इस प्रकार व्यक्त करता है कि वह मत सभी को ग्राह्य हो जाता है। भारतीय काव्यशास्त्र में इसी को साधारणीकरण सिद्धांत कहा गया है। इलियट एजरा पाउंड के विचारों से विशेष प्रभावित थे। एजरा पाउंड की मान्यता थी कि कवि वैज्ञानिक के समान ही निर्व्यक्तिक यानी इम्पर्सनल और वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होता है, उसका कार्य आत्मनिरपेक्ष होता है। इलियट भी अनेकता को एकता में बांधने के लिए परंपरा को आवश्यक मानते हैं एवं व्यक्तिकता के विरोधी हैं। इलियट का प्रारंभ में मानना था कि कविता उत्पन्न नहीं की जा सकती है, अपितु उत्पन्न हो जाती है, किंतु बाद में उन्होंने अपने इस विचार को बदलते हुए कहा कि मैं उस समय अपनी बात ठीक ढंग से व्यक्त न कर सका था। इनके अनुसार निर्व्यक्तिकता के 2 रूप होते हैं, प्राकृतिक और विशिष्ट। प्राकृतिक निर्व्यक्तिकता प्रमुख शिल्पी या कलाकार से संबंध होती है, जबकि विशिष्ट निर्व्यक्तिकता प्रौढ़ कलाकारों द्वारा उपलब्ध की जाती है। इन्होंने वस्तुनिष्ठ साहित्य को महत्व दिया तथा कला को निर्व्यक्तिक घोषित किया। वस्तुनिष्ठ साहित्य का अर्थ वैसा साहित्य हुआ जो पूर्वाग्रह, रूढ़ धारणाएं, मान्यताओं इत्यादि से मुक्त हो, तथा इस प्रकार के साहित्य निर्माण में कवि या साहित्यकार को अपने आत्मपरक मूल्यों से बाहर निकलकर तटस्थ रूप से साहित्य रचना करना होता है। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, कवि के लिए जो अनुभूतियाँ तथा संस्कार महत्वपूर्ण हो, उनका काव्य में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं हो, और जो काव्य के लिए महत्वपूर्ण हो वे कवि के जीवन में नगण्य स्थान रखते हों। इसलिए इलियट पूरे विश्वास से कहते हैं कि कविता को कविता के रूप में ही देखना चाहिए। कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति का प्रश्न ही निरर्थक है। जीवन भर रोमांटिक मिजाज का विरोध करने वाले इलियट जीवन के अंतिम दिनों में रोमांटिसिज्म और क्लासिसिज्म से अनजाने में समझौता करने को तैयार हो गए। अपने प्रसिद्ध निबंध कविता के 3 स्वर, 3 वॉइसेज ऑफ पोएट्री में उन्होंने कहा है कि कविता के 3 स्वर हैं:
प्रथम स्वर वह है जिसमें कवि अपने आप को संबोधित करता है। दूसरा स्वर वह है जिसमें कवि किसी न किसी पाठक समुदाय को संबोधित करता है। तीसरे स्वर में कवि कोई ऐसी विशिष्ट बात कहता है जिसे स्वयं अपने व्यक्ति रूप में वह नहीं कह सकता है। इलियट के अनुसार प्रथम स्वर वाली कविताएं कवि की अचेतावस्था से उद्भूत होती है, जबकि दूसरे स्वर में कविता किसी सामाजिक उद्देश्य के लिए लिखी जाती है। मनोरंजक, उपदेशात्मक, व्यंग्यप्रक साहित्य इसी कोटि में आते हैं। तीसरे स्वर के अंतर्गत नाटक आते हैं। द्वितीय एवं तीसरे स्वर वाली कविता जो होती है वह कवि पूर्ण सजग अवस्था में लिखता है। अब हम टी.एस. इलियट के दूसरे महत्वपूर्ण काव्य सिद्धांत वस्तुनिष्ठ सहसंबंध का सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। इनका मानना है कि रचनाकार जब कोई सृजन कर्म करता है तो उसके मूल में कोई न कोई प्रेरक भाव अवश्य रहता है। मानव के भाव, संवेदन, विचार ये सभी अमूर्त हैं और अमूर्त को मूर्त या प्रत्यक्ष करना सरल कार्य नहीं है। इसलिए भाव संप्रेषण के लिए वस्तुनिष्ठ सहसंबंध, ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन आवश्यक है। इस सिद्धांत के अनुसार भाव मूलतः अमूर्त होता है, इसलिए उसकी अभिव्यक्ति किसी मूर्त वस्तु या स्थिति की सहायता से ही संभव है। जिस भाव की अभिव्यक्ति की जानी है और जिस वस्तु व्यापार के माध्यम से अभिव्यक्ति की जानी है, उनके बीच ऐसा संबंध होना चाहिए कि उस वस्तु के उपस्थित होने पर तत्काल वह भाव अभिव्यक्त हो जाए। वास्तव में बाह्य वस्तुएं कवि और पाठक के बीच भावनात्मक एकता स्थापित करने का माध्यम बनती है। उन्हीं के द्वारा कवि और पाठक एक भावभूमि पर मिल पाते हैं। कवि अपने भावों के मूर्तिकरण के प्रति जितना सजग और सक्षम होगा, संप्रेषण में उसे उतनी ही सफलता मिलेगी। परंपरा की अवधारणा या सिद्धांत। परंपरा से इलियट का तात्पर्य उन सभी स्वाभाविक कार्यों, रीति रिवाजों, तर्कों से है जो एक स्थान में रहने वाले एक समुदाय के व्यक्तियों के रक्त संबंध को व्यक्त करते हैं। यूरोपीय परंपरा पर अपने विचार व्यक्त करते हुए इलियट कहते हैं, एवरी नेशन, एवरी रेस हैज़ नॉट ओनली इट्स ऑन क्रिएटिव बट इट्स ऑन क्रिटिकल टर्न ऑफ माइंड। अर्थात प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक प्रजाति की अपनी सृजनात्मक ही नहीं, आलोचनात्मक मानसिकता भी हुआ करती है। रचनाकार के लिए परंपरा सांस की तरह सहज, स्वाभाविक, अनिवार्य और नैसर्गिक क्रिया है। कुछ भी सोचते, सुनते, पढ़ते समय उसके गुण दोषों का एहसास मानव विवेक स्वयं करता चला जाता है। अभिव्यक्ति या रचना प्रक्रिया में भी यह परंपरा कभी मौन हो जाती है तो कभी मुखर हो उठती है। परंपरा के प्रति गहरे लगाव का अर्थ हठधर्मिता या अंधानुकरण नहीं है। अंधानुकरण से मौलिकता नष्ट हो जाती है। परंपरा की व्यापक अर्थवत्ता तो सृजन कर्म की नवीनता एवं मौलिकता में ही प्रतिफलित होती है। इलियट ने जोर देकर कहा है कि परंपरा कोई विरासत के रूप में नहीं प्राप्त किया जा सकता है। उसकी प्राप्ति के लिए कठोर तप साधना या श्रम अति आवश्यक है। इलियट के अनुसार परंपरा का अर्थ है इतिहास बोध, हिस्टोरिकल सेंस। कवि में इतिहास बोध होना चाहिए। इतिहास बोध का अर्थ होता है अतीत के अस्तित्व का ही नहीं अपितु उसकी वर्तमान का भी अनुभव होना चाहिए। अतीत को वर्तमान में देखना कोई रूढ़िवादिता नहीं बल्कि मौलिकता है। वर्तमान कला का मूल्यांकन अतीत के परिप्रेक्ष्य में ही संभव है। इनका मानना है कि परंपरा कोई मृत वस्तु नहीं है। जो मृत या निरर्थक है उसे परंपरा का नाम देना भी गलत है। परंपरा गतिशील चेतना तथा गतिशील सृजनात्मक संभावनाओं का योग है। वह हमें नवीन का मूल्यांकन करने की कसौटी प्रदान करता है तथा प्राचीनता के विकास के साथ साथ मौलिकता का विसर्जन करता है। इनका यह विचार है कि संस्कृति धर्म से भिन्न है। यद्यपि यह धर्म द्वारा नियंत्रित होती है, संस्कृति के निर्माण में कला और साहित्य का योग भी वे स्वीकार करते हैं तथा यह भी मानते हैं कि कलाकार को सांस्कृतिक परंपरा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। परंपरा का ज्ञान होने से सबसे बड़ा यह लाभ यह होता है कि कवि या सर्जक को यह पता होता है कि मौलिकता लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। कवि और कलाकार को परंपरा की जानकारी होने पर अपने कृतित्व का मूल्यांकन करने में भी सहायता प्राप्त होती है। परंपरा अतीत को वर्तमान से जोड़कर हमारे ज्ञान का विस्तार करती है। ध्यान देने योग्य बात है कि कवि को अतीत या परंपरा का ज्ञान तो होना चाहिए, किंतु यह ज्ञान इतना भारी न पड़े कि कवि चेतना को आक्रांत कर ले। प्रायः बहुत बार अतिशय अतीत ज्ञान के बोझ से काव्य संवेदना या तो निर्जीव हो जाती है या फिर प्रभावहीन होकर बिखर जाती है। कवि के लिए अतीत की चेतना को विकसित करते रहना अति आवश्यक है। इस प्रकार इलियट ने परंपरा का सार्थक एवं गहरा अर्थ स्पष्ट कर अपने युग के साहित्य अभिरुचि का संस्कार परिष्कार किया। उन्होंने बताया कि परंपरा के प्रति आस्थावान रहकर ही व्यक्तिगत प्रज्ञा का विकास किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि यदि हमें अपनी साहित्यिक विरासत की गहरी जानकारी हो तो समकालीन सृजन को हम और अच्छी तरह से समझ सकते हैं।
निश्चय ही नई आलोचनाता, नई कविता के जनक टी.एस. इलियट आधुनिक पाश्चात्य जगत में युगांतकारी व्यक्तित्व के रूप में उभरे हैं। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत के अंतर्गत और वीडियो मैंने बनाए हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विथ स्मिता।